अल्फा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, उसका सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम स्वतंत्रता है और इसे पढ़ने के पश्चात हम ये समझ पाएंगे कि व्यक्ति और समाज, हम ये समझ पाएंगे कि भाई व्यक्ति और समाज के लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब है, कि व्यक्ति के लिए क्या मतलब है और समाज के लिए क्या मतलब है। इन दोनों को समझेंगे और साथ ही साथ हम स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों की भी चर्चा करेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो डिस्कशन करेंगे वो है हानि का सिद्धांत। इसी के साथ हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसमें इस जो वीडियो में आपके साथ चर्चा नहीं की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, यानी बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए और एक ऐसी स्थिति होना चाहिए जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। अगर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पा रहा है, अपनी प्रतिभा का विकास कर पा रहा है, इस तरह के उसे अवसर मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे वो स्वतंत्र है। या एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता, अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो एबिलिटी है उसका विकास कर पाते हैं, तो हम बोल देंगे कि वो स्वतंत्र हैं। क्योंकि जिसकी जो एबिलिटी है, जो क्रिएटिविटी है वो दिखा पा रहा है या अपनी क्रिएटिविटी को शो कर पा रहा है पूरी दुनिया के सामने, तो वो स्वतंत्र है जब ही शो कर पा रहा है। ठीक है, आगे बात करें तो एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोध भी होना चाहिए। अगर अवरोध नहीं है, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वो जो है स्वतंत्रता नहीं हो सकता। क्योंकि उस स्थिति में अगर सभी लोगों के पास अवरोध ना हो तो दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं और दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। इसीलिए कुछ न्यूनतम जो है अवरोध होना चाहिए और न्यूनतम अवरोधों के साथ संभावनाओं का विकास करने में समर्थ बनाता है। किसको? व्यक्ति को। तो एक स्वतंत्र समाज ऐसा होता है जिसमें न्यूनतम अवरोध होते हैं, न्यूनतम प्रतिबंध होते हैं और उसके साथ साथ सभी व्यक्ति अपनी अपनी जो है एबिलिटी का विकास कर पाते हैं। उस समाज को बोलेंगे वो स्वतंत्र समाज है। तो आपको पता चल गया होगा कि स्वतंत्रता क्या है। आगे देखते हैं। आगे है स्वतंत्रता के आदर्श। हम जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं इसके बारे में जिन्होंने लिखा है उनकी बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता के लिए जो फेमस व्यक्ति हैं आपको पता है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है, इनकी एक पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में ये बताते हैं कि जो स्वतंत्रता है उसके लिए एक लंबा संघर्ष कैसे किया उन्होंने। 28 साल तक जेल में रहे ये व्यक्ति और इनसे बेटर स्वतंत्रता का महत्व कोई नहीं जान सकता। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने अपना एक अलग ही कॉन्सेप्ट, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट रखा है। किसको लेकर? स्वतंत्रता को लेकर। स्वतंत्रता का वो बोलते हैं कि ये एक स्वराज है। स्वराज यानी अपने ऊपर राज करना, स्वयं के ऊपर राज करना, अपने आप को इस तरह से कंट्रोल कर लेना कि क्या ठीक है और क्या गलत है, और जो ठीक है वो मैं कर पा रहा हूं तो मैं स्वतंत्र हूं। इस तरह का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखी, जिसको जो है उन्होंने प्रकाशित किया 1909 में। 1909 में इन्होंने लिखी थी ये पुस्तक हिंद स्वराज। आगे बात करें तो फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक एक पुस्तक लिखा गया है आंग सान सू की, ये म्यांमार की है। इन्होंने लिखा है फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो ये भी स्वतंत्रता के लिए बोल रहे हैं कि भाई स्वतंत्र कब हो सकते हैं? जब हमारे को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है तो हम स्वतंत्र हैं। हम बिना भय के कोई कार्य कर पा रहे हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो हम स्वतंत्र नहीं है। तो सीधा सीधा बोल दिया जाए कि अगर हम बिना फेयर के कोई काम कर रहे हैं, बिना डर के कोई काम कर रहे हैं, तो हम क्या है? स्वतंत्र हैं। तो ये हमारे 3 स्वतंत्रता के आदर्श थे। इसके साथ साथ जो है बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी अपने विचारों को साझा करा है और उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके साथ साथ जो है सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी स्वतंत्रता के बारे में बहुत ही बढ़िया बात कही है। इन्होंने बोला है कि स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता कोई एक लिमिटेड नहीं है, एक रुका हुआ नहीं, संकीर्ण नहीं है, बल्कि एक सर्वांगीण है। सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को स्वतंत्रता मिलना चाहिए। इस तरह के विचार जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के थे।
आगे बात करें तो स्वतंत्रता के प्रकार, स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं, तो बात कर लिया जाए तो स्वतंत्रता के प्रकार में प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता यानी एक व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार सभी चीजें करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक रूप से हमें मिली हुई है कि हमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लेगा, जो भी हमारे को करना है वो सब हम कर सकते हैं, मानव कार्य पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना हो। इस तरह की स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता बोला जाता है, जो आदिकाल से चला आ रहा है। एक होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत तो इंडिविजुअली मेरा स्वतंत्रता क्या है, मेरी इंडिविजुअली स्वतंत्रता क्या है, यानी कि निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता, यानी मेरा जो निजी मामला है, क्या करना है, कहाँ खाना है, रहना है, ये सभी जो स्वतंत्रता है, मेरी जीवन की सुरक्षा है, इसमें मैं अपने आप को स्वतंत्र मानता हूं, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। आगे बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति और आस्था की स्वतंत्रता है, वो मेरा निजी मामला है, मेरे क्या विचार है, मैं क्या अभिव्यक्त करना चाहता हूं, मेरे किस में आस्था है, वो मेरा निजी मामला है। इसकी अगर मेरे को स्वतंत्रता मिल रही है तो हम बोलेंगे कि हमें कैसी स्वतंत्रता मिली हुई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। आगे बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता, जो राजनीति से संबंधित है। राजनीति यानी कि हम राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार है, राज्य का किसी भी प्रकार का कार्य है उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार है, और साथ ही साथ शासन की नीतियों और कार्यों का समर्थन करने का अधिकार है, और अगर गलत लग रहा है तो उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो अधिकार दिख रहे हैं ये क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात है। बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता की। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का अधिकार, मतलब आर्थिक मतलब धन से रिलेटेड जो भी स्वतंत्रता मिल रही है, भाई कारोबार करने का, कोई सा भी काम कर सकते हो, ऐसा काम जो समाज के हिसाब से उचित भी होना चाहिए, नहीं कि चोरी करने लग जाए, ऐसा काम होना चाहिए जो समाज के हिसाब से उचित हो, वो काम कर सकते हैं हम, उसका अधिकार है हमें। अभाव से मुक्ति का अधिकार है हमें, कि अभाव से मुक्त रहें, एक बढ़िया लाइफ स्टैंडर्ड जिए, इसका हमें अधिकार है। वस्तुओं के उत्पादन और वितरण करने का अधिकार, कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, कौन सी वस्तु बेचना है, इसका भी हमें अधिकार है। लेकिन इन सबका दायरा है, आपको बता दें कि समाज द्वारा स्वीकार्य होना चाहिए वो चीजें, यानी कि कुछ भी गलत काम कर रहे हो। आगे बात करें तो स्वतंत्रता के आयाम, आयाम दो तरह के हैं, एक है नकारात्मक स्वतंत्रता, एक है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो ये दो आयाम है किसके, स्वतंत्रता के। अगर मैं बात करूं नकारात्मक स्वतंत्रता की, तो किसी भी तरह का कार्य करने का आपको पूरी छूट जब मिल जाए, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, तो हम बोलेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता है। ये नकारात्मक इसलिए है क्योंकि ये दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आपको पूरी तरह से छूट मिला हुआ है काम करने की, तो आप दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता इसका यह निहितार्थ है कि जहां तक संभव हो प्रतिबंधों का क्या होना चाहिए, अभाव होना चाहिए, यानी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जहां तक संभव है, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करते हैं। जो प्रतिबंध लगा दिया जाता है वो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है, इंडिविजुअल जो फ्रीडम है, उसको क्या करते हैं, हानि पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इसीलिए इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो, मतलब जो आपकी इच्छा है वो काम करो, और व्यक्ति के कार्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाया जा गया हो, किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा, जो मर्जी वो कर सकते हो। इस तरह की अगर स्वतंत्रता को बोला जाए तो ये क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता है। और इसके समर्थक कौन कौन है, नाम याद रख लो, जॉन स्टुअर्ट मिल इसकी बात करते हैं, और F.A. हायक इसकी बात करते हैं। ये दो जो है फिलोसफर्स है जो इसकी बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की। ठीक है, तो समझ में आ गया, नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब प्रतिबंध ही नहीं है, जो मर्जी वो कर रहे हो, ये नकारात्मक है। और नकारात्मक इसलिए क्योंकि ये दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आगे देखें सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, यानी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए, और वो रिस्ट्रिक्शंस जो है व्यक्ति के लिए सही है, समाज के लिए सही है, व्यक्ति के विकास के लिए सही है, बाधा नहीं पहुंचाते व्यक्ति के विकास में, बल्कि मदद करती हैं व्यक्ति के विकास के लिए, इसीलिए इसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। देखें नियमों और कानूनों के अंतर्गत, नियम और कानून के जरिए थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ सकते, ये कानून नहीं तोड़ सकते, ताकि सभी लोगों का विकास हो सके। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य अपना विकास कर सकता है, नियम भी होगा, और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाएगा जिसमें जो व्यक्ति है वो अपना संपूर्ण विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, तो हम बोलेंगे उस तरह की स्वतंत्रता जो है वो क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता है। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, यानी सभी का कल्याण करना चाहता है, तो प्रतिबंध जो है लगाने पड़ेंगे।
कुछ प्रतिबंध लगाकर हम सभी का कल्याण कर सकते हैं, समाज के सभी तबकों का कल्याण किया जा सकता है। मानव समाज में रहता है और उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। आपको बताया कि भाई हम जो भी कार्य करेंगे वो समाज पे इंपैक्ट डालता है, और हमारे द्वारा जो किया गया कार्य अगर समाज पे गलत इंपैक्ट डाल रहा है तो उस कार्य को करने से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यही बात करता है सकारात्मक स्वतंत्रता, कि हमें ऐसे कार्य करने पर प्रतिबंध होने चाहिए जो समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कुछ प्रतिबंधों के साथ अगर स्वतंत्रता मिलती है तो उसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो वो प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस लगते कैसे हैं, सोर्स क्या है उसके लगने के। तो पहला है कानून के माध्यम से भाई लग सकते हैं, बलपूर्वक या कानून के माध्यम से उसे लगाया जा सकता है। सामाजिक असमानता के कारण लग सकते हैं, भाई समाज में असमानता फैला हुआ है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा गरीब है, तो इस तरह की चीजें हैं, तो इसको लेकर भी लगाया जा सकता है कि भाई समाज में इक्वलिटी लाई जा सके, इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। आर्थिक असमानता है, अमीरी गरीबी है, इसको भी लेकर लगाया जा सकता है। कल्याणकारी जो राज्य हैं इसको लेकर लगाया जा सकता है कि राज्य कल्याण करना चाहता है, सभी का विकास करना चाहता है, तो कुछ लोगों को वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम इनके लिए है। ठीक है, तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। बाहरी प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण द्वारा भी लगाया जाता है। तो ये क्या है, कुछ सोर्स हैं, वो सोर्स जिसके जरिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है किसी भी समाज के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर। और ये प्रतिबंध का एकमात्र लक्ष्य होता है सभी का विकास करना, सभी को इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना ताकि वो अपना विकास कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। आवश्यकता क्यों है, बता दिया। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड वे में है भाई। अब लिमिटेड वे में रिसोर्सेज है, अब डिस्ट्रीब्यूट सभी को करना है, सभी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है, नीड्स जो सभी की नीड्स की पूर्ति करनी है। तो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा, भाई आप इतना इतना ही ले सकते हैं। चाहते तो सभी लोग है कि पूरा ले सकते हैं, सब मेरा ही हो जाए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि सभी को देना है, क्योंकि संसाधन क्या है, लिमिटेड वे में। टकराव की स्थिति को रोकने में टकराव हो सकता है, एक व्यक्ति ये करना चाहता है, दूसरा व्यक्ति वही करना चाहता है, दोनों आपस में टकरा सकते हैं, इसीलिए हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे वहां पे। टकराव को कम कर सकता है रिस्ट्रिक्शंस। कल्याण, सार्वजनिक कल्याण के रक्षक होते हैं, सार्वजनिक कल्याण करना चाहते हैं, वेलफेयर करना चाहते हैं, सभी का कल्याण करना चाहते हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत होगी। दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति होती है, दूसरे व्यक्ति का अधिकार छिन रहा है, उसके अधिकार देने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत होगी। मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने और जीने के अपने तरीकों को विकसित करने के लिए, भाई समाज जो है मुक्त है, उसमें सभी को अपने विचार बनाए रखने का अधिकार है, सभी को अपनी संस्कृतियों को बनाए रखने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक है उन्हें भी अपनी संस्कृतियों का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, तो उनको कुछ विशेषाधिकार दे दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि तुम कुछ विशेषाधिकार, बाकी सबको नहीं, उनको कुछ विशेषाधिकार दे दिया गया कि आपको इस फील्ड में ज्यादा छूट है। तो बाकी बोलते हैं कि हमें क्यों नहीं है, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों है, भाई क्योंकि वो कम संख्या में है और उन्हें जो है ज्यादा जरूरत है इसकी, ताकि वो अपने जो विचार हैं और अपने जो जीवन का जो उनका लक्ष्य है, जीवन जीने का जो तरीका है, उसको बनाए रख सके और उसे और ज्यादा डेवलप कर सके। इसके लिए जरूरत है कि उन्हें कुछ विशेषाधिकार दे दिया जाए, और दिया जाता है। हमारे यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था है, आप सबको पता है। उनको अलग अलग विशेषाधिकार, अलग अलग राज्य में जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, स्पेशल समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनको स्पेशल अधिकार दिए गए। कई जगह ऐसे जहां पे जमीनें नहीं खरीद सकते हो, इस तरह की चीजें। तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्वतंत्रता को बाधित करते हैं कि हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, जमीनें खरीद सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है कि भाई ये चीजें नहीं कर सकते, यहां पे एंटर नहीं कर सकते। तो वो रिस्ट्रिक्शंस इसलिए जरूरी है ताकि सभी का कल्याण हो सके, जो दबे कुचले जो आदिवासी लोग हैं उनका भी उस तरह से कल्याण हो सके, जिसे जो एक सोसाइटी है जिस तरह से वो अपना काम कर पा रहे हैं वैसे वो भी अपना काम बेटरली कर पाए और उनको विकास का ज्यादा अवसर मिल पाए, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। विचार, दो विचार हैं, एक उदारवादी है और एक मार्क्सवादी है। दोनों स्वतंत्रता के बारे में क्या कहते हैं, किसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में दोनों के विचार क्या है, फ्रीडम के बारे में दोनों के विचार क्या है। तो अगर बात करूं उदारवादी की, तो उदारवादी क्या बोलते हैं, ये ज्यादा स्वतंत्रता की बात करता है। उदारवादी बोलते हैं भाई देखो जी, व्यक्ति जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए,
प्रतिबंध ना के बराबर होना चाहिए, राज्य उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता, इस तरह की बात उदारवादी कहता है। लेकिन यह भी मानता है कि समाज में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं राज्य होना चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, एक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, कहीं ना कहीं होना चाहिए। वो ये बात कहता है भाई। देखो ये बोलता है कि भाई मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम पक्ष लिया है इन्होंने, लेकिन हालांकि ये कहता है कि भाई कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सामाजिक आर्थिक जो असमानता है वो यही कम कर सकता है। राज्य की भूमिका को स्वीकार तो करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में इसकी भूमिका की बात करता है कि भाई इस ज्यादा भूमिका नहीं होती, व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। यहाँ पे ये मेन रूप से क्या कहता है, जैसे हॉब्स और लॉक्स जो है ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जो कानून है वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये सकारात्मक उदारवाद की बात करते हैं। भाई कहते हैं कि भाई ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए और कानून भी होना चाहिए, ताकि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा भी कर रहा है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज्यादा उपलब्ध होना चाहिए। ये बोलता है सामाजिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबंध तो होने चाहिए, कुछ प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन मेन उदारवाद जो बात करता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, जहां ज्यादा अधिक स्वतंत्रता मिले। और आमतौर पर राजनीतिक सत्ता का संदेह की नजर से भी देखते हैं कि राजनीतिक जो सत्ता है, जो स्टेट है, वो एक संदेह की नजर से देखते हैं कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है एक तरह से, इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन सकारात्मक उदारवाद जिसकी जो है हॉब्स और लॉस की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि ठीक है कुछ प्रतिबंध होने चाहिए ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता मिल पाए बढ़िया तरीके से। पूरी तरह से अगर व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए तो दूसरे की स्वतंत्रता को हानि पहुंचा सकते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। ठीक है, मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवादी इसके थोड़ा सा अपोजिट कहते हैं। मार्क्सवादी जो स्वतंत्रता की बात कहते हैं ये बोलते हैं, देखो जी, सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व देते हैं। मतलब कि आर्थिक स्वतंत्रता कब? सिर्फ सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध हो, यानी सभी को मिलनी चाहिए, सभी को इक्वल मिलनी चाहिए। इक्वलिटी की बात कहते हैं, व्यक्ति की बात नहीं कहते, समाज के विकास की बात कहते हैं। समाज को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को मिलनी चाहिए पर उतनी नहीं मिलनी चाहिए जितनी उदारवादी बात कहते हैं। बात करें तो स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा में लोगों के लिए इसके समान हितों की कामना करते हैं, मतलब सभी के लिए समान हित होना चाहिए। वर्गों के जो है बोझ में दबे जो बुर्जुआ समाज है उसकी बात करते हैं कि उसके निहितार्थ विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न है। इसीलिए जब तक पूंजीवादी व्यवस्था, क्योंकि ये जो समाज है ये दबा कुचला समाज है, ये बोलते हैं कि ये मजदूर वर्ग है और एक जो है मालिक वर्ग है, मालिक वर्ग उसे हमेशा दबाता रहता है। इसलिए बोलता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए और समाजवादी व्यवस्था आना चाहिए। उसके जगह पे क्या आना चाहिए? समाजवादी व्यवस्था आना चाहिए। और जब समाजवादी व्यवस्था आ जाएगी तभी वास्तविक स्वतंत्रता मिल पाएगी। इस तरह की बात कहते हैं कौन? मार्क्सवादी, समाजवादी। मार्क्सवादी को समाजवादी मतलब कार्ल मार्क्स द्वारा जो है ये अवधारणा दी गई है। ठीक है, आगे बात करें तो स्वतंत्रता संबंधी जे.एस. मिल के क्या विचार है? इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जे.एस. मिल का जो हानि का सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। जे.एस. मिल ने हानि के सिद्धांत में क्या कहा है कि हानि के सिद्धांत में जो पर संबंध कार्य दो तरह के याद रखें, एक स्व संबंध, एक पर संबंध। आगे बात करेंगे। स्व संबंध जिसका इंपैक्ट केवल मेरे ऊपर पड़ता है और पर संबंध जिसका इंपैक्ट दूसरे के ऊपर ही पड़ता है। ठीक है, तो स्व संबंध और पर संबंध। तो बोले कि पर संबंध कार्यों से किसी दूसरे को हानि हो सकती है, मतलब ऐसा कार्य जिसका इंपैक्ट दूसरे के ऊपर ही पड़ता है वो पर संबंध कार्य कहलाते हैं और उससे दूसरों को हानि हो सकता है। इसी कारण उस पर जो है कुछ प्रतिबंध लगाने का अधिकार है मेरे को, और वो प्रतिबंध ठीक रहेगा। बोलते वो प्रतिबंध ठीक है, तो प्रतिबंध लगा रहा हूं मैं दूसरे के ऊपर क्योंकि वो पर संबंध कार्य कर रहा है जिसका दूसरे के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है और मैं उस पर प्रतिबंध लगा रहा हूं। इसका एकमात्र लक्ष्य क्या है? किसी को हानि से बचाना, क्योंकि मैं अगर उस पर प्रतिबंध ना लगाऊं तो दूसरे को हानि पहुंचा देगा। इसी को हानि का सिद्धांत कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जो पर संबंध कार्य किया जा रहा है उस पर एक औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं। औचित्यपूर्ण ठीक, ज्यादा ना कम, ठीक प्रतिबंध लगा सकते हैं और उसका मेन मोटिव क्या होगा? किसी दूसरे को हानि से बचाना, यानी वो काम जो कर रहा है उसको रोक देना, भाई तू काम ये मत कर। उसका मोटिव क्या है? दूसरे को हानि से बचाना। ठीक है, तो ये कहता है कि एक राज्य किसी व्यक्ति के कार्य और इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उसका जो लक्ष्य है वो क्या है? किसी अन्य को हानि से बचाना। यही बोलता है हानि का सिद्धांत जे.एस. मिल के अनुसार।
दो कार्य मैंने आपको बताया, दो तरह के कार्य थे। एक पहला कार्य क्या है, पर संबंध, स्व संबंध कार्य, और दूसरा क्या है, पर संबंध कार्य। स्व संबंध कार्य जिसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, यानी कार्य और निर्णय के लेने के मामले में राज्य और बाहरी सत्ता पे कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति कर रहा है उसका इंपैक्ट उसी के ऊपर पड़ रहा है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो राज्य उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा कार्य है जिसका इंपैक्ट केवल उसी व्यक्ति पे पड़ रहा है, तो राज्य को किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करें पर संबंध कार्य की, तो वे कार्य जो कर्ता के अलावा बाकी पर इंपैक्ट डाल रहे हैं, मतलब बाकी पर भी उस पे तो पड़ेगा ही और बाकी पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है उस कार्य का, तो इसे पर संबंध कार्य कहते हैं। और इसे भाई रोकने के लिए जो राज्य है, जो बाहरी सत्ता है, उसको हस्तक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि उसके कारण दूसरे को हानि हो सकती है। उस हानि से बचाने के लिए हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी। इसी को हानि का सिद्धांत कहते हैं। हानि का सिद्धांत पर संबंध कार्य से संबंधित है, याद रखें। आगे बात कर लेते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मुझे एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अहस्तक्षेप होना चाहिए, किसी प्रकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और स्टुअर्ट मिल ने इसके बारे में भी कहा है, अपनी पुस्तक लिखी ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी में एक महत्वपूर्ण बात करी है उन्होंने, किसको बोलने का अधिकार है, वो सभी को बोलने का अधिकार है। और उस स्थिति में बोलने का अधिकार है कि एक मान लो एक व्यक्ति है, एक पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप एक बात कह रहा है सॉरी, पूरा जो ग्रुप है वो एक बात कह रहा है, और जो उसमें एक व्यक्ति है उसके अपोजिट बात कह रहा है, तो बोला जो एक व्यक्ति जो उसके अपोजिट बात कह रहा है उसको भी उतना ही कहने का अधिकार है जितना पूरे ग्रुप को। बोले सभी को बोलने का अधिकार है। आपके मत बाकियों से अलग हो सकते हैं, शायद उस वक्त आप गलत हो सकते हो, लेकिन आपको कहने का अधिकार है। साफ साफ बात कहते हैं, ये बोलते हैं कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होना चाहिए जिनके विचार आज की परिस्थितियों में गलत या भ्रामक लग सकते हैं। उन्हें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि लग रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, इसको बोलना ही नहीं चाहिए, बेकार बोल रहा है, नहीं वो बोल रहा है उसे भी बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए, क्या कारण उसे बोलना चाहिए? उस चार तर्क देते भाई, चार तर्क देते भाई, उसे बोलना क्यों चाहिए, क्या कारण है उसके बोलने का। वो बोल रहे हैं कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई का अंश जरूर होता है। भाई बोल रहा है तो कोई ना कोई, ऐसे ही थोड़ा ना बोल रहा है, कहीं ना कहीं से सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, तभी बोल रहा है, तो उसे बोलना सच्चाई का अंश होगा, उसलिए उसको बोलना है। सत्य स्वयं उत्पन्न नहीं होता, बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से उत्पन्न होता है। बोले भाई वो तुम्हारा विरोध कर रहा है, यानी तुम्हारी कमियां बता रहा है, तुम्हारी कमियां बता रहा है ना वो, तो यानी कि उसको बोलने का अधिकार है। इससे क्या होगा, दोनों का भी टकराव होगा और फिर सत्य का खोज होगा, सत्य का निर्माण होगा। इसकी बात कहता है, जब किसी के विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है तो उस विचार के विश्वसनीयता सिद्ध होती है। भाई तुमने कुछ बोला, उसका कोई विरोध कर रहा है, तो पता चला तुम कितने सही हो कितने गलत हो, इसके बारे में पता चल जाता है। इसीलिए बोलने की आजादी होनी चाहिए। आज जो सत्य है वह हमेशा सत्य नहीं हो सकता, यह भी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि भाई आज तुम्हें लग रहा है कि यह बात सत्य है और जो व्यक्ति बोल रहा था वो गलत लग रहा है, लेकिन वो हमेशा तुम जो बोल रहे हो वो सत्य नहीं हो सकता। कई बार जो है उसने जो बोला था वो गलत लगा तुम्हें, बाद में वो सत्य हो सकता है। इस तरह की बात कहते हैं। तो चार जो है वो क्या देते हैं, तर्क देते हैं कि भाई सभी को बोलने की स्वतंत्रता है, जो गलत और भ्रामक बोल रहा है उसे भी बोलने की स्वतंत्रता है। ये चार तर्कों के जरिए वो सिद्ध करते हैं। आगे बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कई बार प्रतिबंध अल्पकालीन रूप से समस्या का समाधान बन जाते हैं। कई बार हम प्रतिबंध लगा देते हैं कि भाई तेरे को ये नहीं बोलना, तेरे को ऐसा नहीं करना है। किसी ने मूवी जो है कुछ जैसे पीके जैसी मूवी है वो आ जाती है तो बोलते हैं भाई नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रिलीज नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें करके हम अल्पकालीन जो प्रतिबंध लगा देते हैं तो वो तत्कालिक मांग को पूरा तो कर देते हैं, लेकिन समाज की स्वतंत्रता के लिए दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से बहुत खतरनाक होते हैं। उसका हमें मतलब एक तत्कालिक जो है अल्पकालीन जो है समाधान ढूंढने की जरूरत है, एक दीर्घकालीन समाधान ढूंढने की जरूरत है। कई सारे ऐसे राइटर्स हैं, कई सारे ऐसे मूवी हैं जिन पे प्रतिबंध लगे हैं। आपको कुछ के नाम याद रखना जो आपके बुक में दिया हुआ है। एक याद रखना जो ऑब्रे मैनन है, उसने जो है रामायण लिखा हुआ है, ये याद रखना, इस पे प्रतिबंध लग गया। ठीक है, इस पे भी प्रतिबंध लगा हुआ है, इसको रिलीज नहीं किया गया था। एक जो है सलमान रुश्दी की जो
पुस्तक है जिसका नाम है द सैटानिक वर्सेस, इस पे भी प्रतिबंध लगा है, आप ये नाम याद रख ले। आपके बुक में है ये 4 चीजें, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। द फिल्म है, एक फिल्म है, क्या है, लास्ट टेम्पटेशन ऑफ द क्राइस्ट, ये भी लिख देना भाई, इस पे प्रतिबंध लगा हुआ है। और एक नाटक है जिसका नाम है मी नाथुराम बोलते, इस पे भी प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये 4 आपके बुक में दिए हुए हैं, इनके याद रख ले नाम, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। और ये कहीं ना कहीं जो है प्रतिबंध पर, अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं भाई, इनको बोलने का अधिकार है। स्टुअर्ट मिल क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं भाई सभी को बोलने का अधिकार, चाहे वो गलत बोल रहा है, बाद में ठीक हो सकता है, लेकिन सरकार ने जो होने वाली जो हिंसा है उसको मद्देनजर रखते हुए इन पे क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया है, और ये रिलीज नहीं हुई। ठीक है, आगे बात करें तो स्वतंत्रता की रक्षा कैसे कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, चाहे व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, चाहे कैसी भी स्वतंत्रता हो, उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो पहला तरीका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा तो वहां पे स्वतंत्रता की रक्षा अपने आप हो जाएगी। मौलिक अधिकार को जो प्रावधान किया गया उसे राज्य सरकार भी उसे नहीं कर सकती, उसे रोक नहीं सकती, तो ये बहुत बढ़िया प्रावधान है। कानून का शासन होगा, सभी समान होंगे तो स्वतंत्रता मिल सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, तो हम अगर हमारे साथ हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो हम न्यायपालिका में जाएंगे और न्यायपालिका हमारे लिए न्याय कर सकती है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अगर एक के पास शक्तियां ना हो, बहुत सारे के पास शक्तियां हो, तो एक के पास होता है तो कहीं ना कहीं कुछ हम उसके खिलाफ बोल दे तो हमारी स्वतंत्रता का हनन करने लगेगा। लेकिन बहुत सारे के पास शक्तियों का बंटवारा होगा तो उस स्थिति में एक व्यक्ति के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो हमें रोक पाए, या हमने उसके खिलाफ सच्चाई बोल दी और उसे बुरा लगा तो हमें रोक पाए, इस तरह की उसके पास पावर नहीं होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है शक्तिशाली विरोधी दल। शक्तिशाली विरोधी दल होने चाहिए, यानी सरकार के अपोनेंट में भी एक बहुत बड़ा विपक्ष दल होना चाहिए जिसके पास पावर हो कि सरकार कुछ गलत कर रही है, किसी की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाने का काम कर रही है, तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर पाए, वो भी हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है, जो वर्तमान समय में देखा जाए तो हमारे देश में इसका अभाव है। आगे बात करें तो आर्थिक समानता की बात करें तो आर्थिक समानता होना चाहिए। आर्थिक समानता होगा तो स्वतंत्रता अपने आप आएगा। विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए किसी के पास जो समाप्त हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट है जागरूक जनमत। जनमत जागरूक, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे देश में पावर किसके पास है, जनता के पास है। और अगर जनता जागरूक हो जाए तो किसी व्यक्ति की, किसी सरकार की कोई ताकत नहीं है कि वो हमारी स्वतंत्रता हमसे छीन पाए। किसी भी तरह की स्वतंत्रता हो, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, या अव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, किसी भी तरह की स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता अगर हमारी जो जनता है वो क्या है, जागरूक है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है द अल्फा ट्यूशन। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का।